नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पास। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स का बयान। गरीब मुसलमानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उम्मीद। पूर्व की सरकारों और अध्यक्षों ने वक्फ को लूटा। जिलाधिकारी ने बद्रीनाथ धाम यात्रा की तैयारियों का लिया जायजा। सभी विभागों को जल्द से जल्द तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश। एकत्रित मलबे का शीघ्र निस्तारण करने के भी आदेश। रुड़की में 10 साल से पेंडिंग पड़े फुट ब्रिज का निर्माण कार्य हुआ पूरा। रुड़की विधायक प्रदीप बन्ना ने किया निरीक्षण। 2023 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया था शिलान्यास। उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट नेशनल पार्क के राजस्व में इस साल ऐतिहासिक बढ़ोतरी। वित्तीय वर्ष 2024-25 में कॉर्बेट प्रशासन ने 29 करोड़ 80 लाख रुपए की रिकॉर्ड कमाई की। पुरानी रिकॉर्ड तोड़ा। उत्तराखंड में आज तेज गर्मी से मिलेगी राहत। पर्वतीय क्षेत्रों में आंशिक बादल छाने और कहीं कहीं हल्की बारिश होने की उम्मीद। मैदानी क्षेत्रों में मौसम शुष्क बना रहेगा। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर के एक बड़ा बयान दिया। सोशल मीडिया पर आलोचनाओं के साथ साथ कुछ लोग सराहना भी कर रहे हैं। वायरल वीडियो में उन्होंने कहा है कि गरीब मुसलमानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उम्मीद है और इसलिए हमने इस बिल का नाम उम्मीद रखा। उन्होंने केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू को उम्मीद की किरण बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व की सरकारों और अध्यक्षों ने वक्फ को लूटा। उन्होंने कहा है कि जो लोग विरोध कर रहे हैं वे मुसलमान ही नहीं हैं, वे तो राजनीतिक मुसलमान हैं। अमेंडमेंट एक्ट का विरोध कर रहे हैं। ये मुसलमान नहीं है, ये पॉलिटिकल मुसलमान है और ये असल में इंक्रोचर हैं वक्फ के बेनिफिशियरी हैं। आप ऊपर से लेके नीचे तक जितने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर्स हैं, जितने ये मुस्लिम तंजीमें चल रही हैं या जमात है या जो लोग साथ में आए हमदर्द बन के दिखा रहे हैं या ओवैसी साहब हैं, ये सब लोग वक्फ के इंक्रोचर हैं। तो बताइए, वक्फ बोर्ड की संपत्ति 200 बीघा के ऊपर अकबर अहमद डंपी का कब्जा है, कांग्रेस के यूथ संजय गांधी जी के साथी। उत्तराखंड के अंदर जहां 200 बीघा में रिसोर्ट बनाया हुआ है। दूसरे इनके सांसद सईदुज्जमा जो मुजफ्फरनगर से सांसद थे, कलियर के अंदर बंगला कब्जा के बैठे हैं वक्फ का। क्या है भाई? असदुद्दीन ओवैसी 8 रुपए एकड़ के किराएदार हैं साल के। 1000 बीघा जमीन। अखबार उठाइए, कागज उठाइए, जो हैदराबाद में जो छपते हैं उन पेपर्स को उठाइए। कैसे कैसे जमीनों के ऊपर आपने उन जमीनों के ऊपर कब्जे किए, कैसे आपके लोगों ने उन्हें बेचा, कैसे आपके भाइयों के नाम पे लैंड ग्रैब का केस चला। असदुद्दीन ओवैसी बताए ना, हमें खुशी है असदुद्दीन ओवैसी ने एक मेडिकल कॉलेज बनाया वक्फ की संपत्ति पर। आपको लेकिन ये भी बताना पड़ेगा कितने मुसलमान फ्री पढ़ा रहे हो। ये मुसलमान गरीबों का हक है। आज मोदी सरकार ये चाहती है कि गरीबों का हक गरीबों को मिले। आपके पेट में दर्द किस बात का हो रहा है? मुख्यमंत्री की घोषणा के तहत रुड़की में पीर बाबा कॉलोनी से रेलवे स्टेशन को जोड़ने के लिए फुटब्रिज का निर्माण पूरा हो चुका है, जिसका शिलान्यास 2023 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। वहीं अब जल्द ही रुड़की वासियों को पुल की सौगात मिलने जा रही है। वहीं रुड़की विधायक प्रदीप बन्ना पुल का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। अधिकारियों को जल्द बचा हुआ कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। विधायक प्रदीप बन्ना ने कहा, पिछले 60 सालों से पुल की मांग जनता द्वारा की जा रही थी और पिछले 10 सालों से पुल का निर्माण कार्य पेंडिंग पड़ा हुआ था और अब जाकर के पुल के कार्य पूरा हो चुका है। देखिए, आज हम जहाँ पर हम खड़े हैं ये पुल रुड़की के लिए प्रतिष्ठित था और पिछले 60-70 सालों से इसकी मांग चल रही थी। तो ये एक विकास का एक उदाहरण है जो हमारे पुष्कर सिंह धामी जी काम कर रहे हैं, दागड़ धामी जी। उन्होंने ये पुल सैंक्शन किया जो पिछले 10 सालों से पेंडिंग था और ये आज बनकर लगभग तैयार हो गया और उसकी अप्रोच रोड के लिए हम लोग आज आए थे।
आज हमने कॉलोनी वालों से बात भी करी और रेलवे से भी बात करी है, तो अप्रोच रोड इसकी बन जाएगी तो तुरंत इसको चालू कर देंगे। तो कब तक कितना समय लगेगा और जनता के लिए जल्दी कर देंगे इसको चालू, और लोग पैदल तो आ जा सकते हैं, और मैं समझता हूँ कि जल्दी इसकी अप्रोच रोड बनने के बाद आज पे व्हीकल भी आवाजाही की आवाजाही तो रोड के लिए बड़ी सौगात है ये। निश्चित रूप से जितने पुल बनेंगे उतना शहर में कनेक्टिविटी बढ़ेगी और लोग आना जाना आसान होगा, शाम की समस्या से निजात मिलेगी, और हर दृष्टि से मैं समझता हूँ कि ये पुल बहुत कारगर साबित होगा। उधम सिंह नगर जिले के ट्रांजिट कैंप थाने का एसपी सिटी उत्तम सिंह नेगी ने वार्षिक निरीक्षण किया और इस निरीक्षण के दौरान विभिन्न सुरक्षा मानकों की जांच की गई, आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। निरीक्षण के दौरान एसपी सिटी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि ट्रांजिट कैंप थाने से जुड़े सभी उपकरणों की नियमित जांच सुनिश्चित की जाए ताकि किसी भी तकनीकी खराबी या सुरक्षा चूक से बचा जा सके। उन्होंने सुरक्षा से संबंधित आवश्यक उपायों को लेकर कर्मचारियों को सतर्क रहने की भी हिदायत दी। निरीक्षण के दौरान एसपी सिटी ने सुरक्षा व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने पर विशेष जोर दिया और आगे भी नियमित निगरानी रखने के निर्देश दिए। यह वार्षिक निरीक्षण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किया गया ताकि किसी भी संभावित खतरे को पहले ही रोका जा सके और ट्रांजिस्टर का सुचारू संचालन सुनिश्चित किया जा सके। ये आज ट्रांजिट कैंप थाने का निरीक्षण चल रहा है। यहाँ के शस्त्रों की साफ सफाई, उनकी सिखलाई, माल खाने, माल मुकदमाती, लावारिस माल, भवन, कर्मचारियों के एसीआर और जो सरकारी संपत्ति और जो थाने के रजिस्टर होते हैं उनके अपडेट करना, CCTNS आदि का अपडेट करना, सभी का निरीक्षण किया जा रहा है। और निर्देश दिए गए हैं कि माल खाने को, जैसे न्यायालय के माल होते हैं तो उनको व्यवस्थित रूप से रखा जाए ताकि उनको जब उनका फिक्स तिथि होती है उसमें न्यायालय में पेश कराकर मुलजिम को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके। उधम सिंह नगर के जसपुर में नगर के उप जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर क्षत्रिय महासभा के पदाधिकारियों ने सांसद पर कार्रवाई करते हुए देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी जसपुर चतर सिंह चौहान को सौंपा। निर्वाचित जनप्रतिनिधि द्वारा हमारे पूर्वजों के विरुद्ध अपशब्द, अशोभनीय शब्द और अभद्रता सूचक शब्द पे बोले गए हैं, जिससे पूरे देश में आक्रोश है और मुख्यतः क्षत्रिय समाज इसका घोर विरोध करता है और महामहिम राष्ट्रपति महोदय से गुजारिश करता है कि वो ऐसे व्यक्ति को उचित कठोरतम दंड दें और उसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाए। पंतनगर हवाई अड्डे के विस्तार को लेकर के सरकारी और ठेका कर्मियों में गहरी चिंता व्याप्त है और इस संबंध में प्रभावित कर्मियों ने जिलाधिकारी को एक पत्र लिखकर अपनी पीड़ा व्यक्त की है। पत्र के माध्यम से कर्मियों ने बताया कि हवाई अड्डे के विस्तारीकरण के लिए प्रस्तावित ध्वस्तीकरण की कार्यवाही से उनके आवास, स्कूल, अस्पताल और फलदार वृक्षों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इससे न केवल उनका जीवन प्रभावित होगा बल्कि पर्यावरण को भी भारी नुकसान पहुंचेगा। तिलक राज बेहड़ विधायक पंतनगर किच्छा विधानसभा क्षेत्र के माध्यम से जिलाधिकारी से अनुरोध किया गया है कि वे इस विषयों पर गंभीरता से विचार करें और कोई समुचित समाधान निकालें जिससे प्रभावित लोगों को बेघर होने से बचाया जा सके। हवाई अड्डे के विस्तार को लेकर प्रशासनिक स्तर पर निर्णय लिया जा रहा है, लेकिन इससे प्रभावित होने वाले कर्मी और स्थानीय नागरिक असमंजस में हैं। दिल्ली में जो लोग एयरपोर्ट की जद में आ रहे हैं विस्तारीकरण की, उन्हें पुनर्वास विधिवत रूप से हो। कुछ लोगों का हो रहा है, कुछ लोगों का नहीं हो पा रहा है। दुकानों को दुकानें नहीं मिल रही, दुकानदारों को जो 40-40 साल से हैं, कई लोगों को कमरे मिल रहे हैं। यूनिवर्सिटी में तो जर्जर हालत में, उसमें रहने के लायक नहीं है, घास खड़ा है, एक आदमी के बराबर शौचालय नहीं है और कई झोपड़ी वालों को कोई जगह नहीं मिल रही है। तो पूरे सभी लोगों का पुनर्वास विधिवत रूप से हो, इसलिए हम जिलाधिकारी से मिलने आए। वहीं नैनीताल जिले के रामनगर में जिला विकास प्राधिकरण की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। रामनगर के गुलर घट्टी क्षेत्र में स्थित RTI कार्यकर्ता अजीम खान के घर को सील कर दिया गया। इस कार्रवाई को लेकर के क्षेत्र में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। जानकारी के अनुसार प्राधिकरण को एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई। प्राधिकरण विभाग के अधिकारी प्रदीप सिंह के अनुसार अजीम खान को पहले भी कई बार नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन उन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया। इस वजह से मजबूरन प्राधिकरण को यह कदम उठाना पड़ा।
वहीं इस मामले में आरटीआई कार्यकर्ता आजम खान ने प्राधिकरण की कार्रवाई को अवैध बताते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि उनके मकान को बिना किसी पूर्व सूचना और बिना नोटिस दिए ही सील कर दिया गया। देखिए, पहली बात तो इन्होंने बिना नोटिस दिए, बिना नोटिस प्राप्त करे मेरे मकान पे नजूल पे बना है और नजूल में पूरा रामनगर बसा हुआ है। कोई इससे पहले कभी भी इन्होंने कोई धस्तीकरण नहीं किया है, कहीं पे सील नहीं की गई है किसी भी नजूल की भूमि पे मकान पे बने हुए। बिना मुझे नोटिस प्राप्त कराए, बिना चस्पा किए, बिना रजिस्ट्री किए उसको मकान को मेरे सील करके जा रहे हैं प्राधिकरण वाले। और दूसरी बात ये, मुझे इन्फॉर्म नहीं किया गया बिल्कुल भी कि मुझसे एक बार वार्ता करें या पता करेंगे साहब मकान कैसा। कहीं से कहीं तक लीगल नहीं है मकान। कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता, ऐसे हमारे नियम है, बाय लॉज है। लेकिन इनका पहले चालान हुआ था, चालान होने के बाद इनके पास नोटिस आया। इसके बाद भी जब इन्होंने निर्माण कार्य नहीं रोका, उसके बाद मजबूरन हमने सीधी कार्रवाई दिया था। आपने नोटिस, हमारी तरफ से नोटिस बिल्कुल आया होगा इनको, या तो इन्होंने रिसीव नहीं किया होगा या तो फिर इन्होंने जो भी हुआ होगा, मतलब हमारी तरफ से नोटिस आ रहा है, रिसीव नहीं किया। पहले चालान हो रखा था हमारी तरफ से, पूरा इनका चालान हुआ। उसके बाद इन्होंने कंप्लेंट आई, आपने शिकायतकर्ता का नाम दिया, हमें फोन नंबर दिया, एड्रेस दिया उसका। शिकायतकर्ता ने जो लिखित में हमारे पास कंप्लेंट की थी, बताओ, नाम सुहेल खान, इस तरीके से। वहीं उत्तराखंड का विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट नेशनल पार्क इस साल अपने राजस्व में ऐतिहासिक बढ़ोतरी दर्ज कर चुका है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में कॉर्बेट प्रशासन ने 29 करोड़ 80 लाख रुपए की रिकॉर्ड कमाई की। हर साल लाखों पर्यटक देश विदेश से कॉर्बेट पार्क में प्रकृति और वन्य जीवों का दीदार करने आते हैं। इस बार पार्क ने अपनी कमाई के पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए। कॉर्बेट नेशनल पार्क में पर्यटकों की तादाद लगातार बढ़ रही है। 2024-25 में कुल 4,59,095 पर्यटक यहां पहुंचे, जिनमें 4,48,095 भारतीय और 11,300 विदेशी पर्यटक शामिल हैं। वहीं पिछले साल 2023-24 में पार्क में 3,44,655 पर्यटक आए, जिनमें 3,35,475 भारतीय और 9,180 विदेशी पर्यटक शामिल हैं। इस साल पार्क प्रशासन ने पिछले साल की तुलना में 28% अधिक राजस्व अर्जित किया। 2023-24 में पार्क को 23 करोड़ 29 लाख रुपए की कमाई हुई, जबकि इस साल यह बढ़कर 29 करोड़ 80 लाख रुपए हो गई। यह कॉर्बेट पार्क के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी कमाई मानी जा रही है। यह ऐतिहासिक उपलब्धि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर डॉक्टर साकेत वडोला ने खुशी जाहिर की। देखिए, वित्तीय वर्ष 24-25 जो रहा वो कॉर्बेट के जो पर्यटक जो है उसके हिसाब से ऐतिहासिक रहा है। कॉर्बेट में अब तक का सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू है वो इस बार जनरेट किया गया। लगभग 29 करोड़ 80 लाख रुपए का रेवेन्यू कॉर्बेट ने इस बार जनरेट किया है। साथ ही सबसे ज्यादा नंबर में टूरिस्ट अब तक आए हैं, जिसमें कि 4 लाख से ज्यादा टूरिस्ट पूरे हमारे कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में इस वित्तीय वर्ष में आए। और जिसमें सबसे अच्छी बात ये रही कि जो विदेशी पर्यटक हैं उनकी जो संख्या उसमें भी बहुत अच्छा नंबर हमने देखा है, लगभग 11,300 विदेशी पर्यटक। वहीं रुड़की से खबर है, जहां पर भगवानपुर के कूजा बहादुरपुर स्थित पीएम श्री शहीद राजा विजय सिंह राजकीय इंटर कॉलेज के वार्षिक उत्सव में पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि कूजा बहादुरपुर गांव शहीदों की जन्मस्थली रही है। इस गांव के राजा विजय सिंह और उनके सेनापति कल्याण सिंह की कुर्बानी को यह देश कभी भुला नहीं पाएगा। उन्होंने कहा कि भारत की आजादी के लिए पहली लड़ाई 1822 और 23 में कूजा बहादुरपुर से लड़ी गई। यहीं से देश की आजादी का पहला बिगुल बजा, जिसे आज भी लोग याद करते हैं। इस मौके पर डॉक्टर निशंक ने कॉलेज के ऐसे 40 मेधावी छात्र छात्राओं को मोमेंटो और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया, जिन्होंने खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम और अच्छे अंक लाकर अपने कॉलेज का नाम रोशन किया। यहाँ पे देश के उपराष्ट्रपति आए हैं, प्रधानमंत्री जी ने स्वयं शहीद विजय राजा विजय सिंह का नाम उल्लेखित किया है। वो हमारे पाठ्यक्रमों में भी पढ़ाए जाएंगे ताकि हमारी नई पीढ़ी को पता चल सके कि हमारे पूर्वजों ने कितनी कुर्बानियों को दिया है। मंत्री जी दिल्ली जा रहे हैं, उनका विषय है, कब करते हैं उनका विषय है कि आप 10 साल पहले जाइए क्या था यहाँ पर, तो लेकिन तेजी से हो रहा है, जो बचा हुआ वो भी तेजी से होगा। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। लोहाघाट ब्लॉक के नेपाल सीमा से लगे वन क्षेत्रों में वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए बुधवार को जनगांव में वन विभाग, सरपंचों व महिला समूहों के बीच सरपंच मोहन पांडे की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया।
बैठक में वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए गहनता से चर्चा की गई। सरपंच मोहन पांडे ने बताया कि हर वर्ष वनाग्नि से जंगल व वन्य जीवों को अत्यधिक नुकसान पहुंचाने के साथ साथ क्षेत्र का पर्यावरण भी प्रभावित होता है। इस बार क्षेत्र में वनाग्नि को रोकने के लिए सीमावर्ती ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है। इस कार्य के लिए महिला समूह को भी जोड़ा गया है, जिसके लिए आज समिति का गठन किया गया। पांडे ने कहा कि प्रत्येक ग्राम सभा में सरपंच, वनकर्मी व महिला समूहों की महिलाएं गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करेंगे, साथ ही वनाग्नि से होने वाले नुकसान की जानकारी देंगे। आज वन पंचायत डनगांव में वन्य सुरक्षा जीवी और वनाग्नि से जागरूकता संबंधित गोष्ठी की गई है, जिसमें जो वनवीर अधिकारी हैं, जंगल वन विभाग के वो वनवीर अधिकारी मौजूद रहे हैं, सरपंच मौजूद रहे हैं, प्रहरी मौजूद रहे हैं और स्वयं सहायता समूह के अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष हैं और जो सदस्य हैं वो भी मौजूद रहे हैं। सभी ग्रामीण मौजूद रहे हैं। तो यहाँ पर जो है जो वनाग्नि की बार बार घटनाएँ हो रही हैं, वनाग्नि से जो नुकसान हो रहे हैं उनके बारे में जो है जागरूक किया गया है और सभी को एक समिति गठन की गई है। समिति में जो है स्वयं सहायता समूह है, ग्राम प्रहरी है, ग्राम प्रधान है और सभी सरपंच हैं, बीएलओ हैं, जो भी जिम्मेदार व्यक्ति है उनको इसमें जोड़ा गया है। और जो है स्वयं सहायता समूह ने भी जो है जो ग्राम है उनको जागरूक करने का उन्होंने संकल्प लिया है। चैत्र नवरात्रि को देखते हुए नगरपालिका खटीमा द्वारा नवरात्रि के दौरान समस्त मीट मांस की दुकानों पर प्रतिबंध लगाया गया है। वहीं नगरपालिका खटीमा द्वारा मीट शॉप पर छापेमारी की गई। इस अवसर पर खटीमा अधिशासी अधिकारी दीपक शुक्ला ने बताया कि नवरात्रि के चलते सभी मीट बेचने वाले संस्थानों पर प्रतिबंध लगाया गया है। वहीं इस समय पूर्णागिरि मेला चल रहा है, जो खटीमा से होकर के श्रद्धालु गुजरते हैं। किसी भी धार्मिक भावना पर आहत न पहुंचे, इसके लिए मीट मांस की दुकान नवरात्रि के दौरान बंद रहेंगी। यदि किसी की दुकान खुली मिली तो उन पर चालान या विधिक कार्रवाई की जाएगी। ये सर्वविदित है कि हमारा ये क्षेत्र पूर्णागिरि धाम के लिए जाने का एक रास्ता है। यहीं से पूर्णागिरि की यात्रा प्रारंभ होती है। जो यात्री नवरात्रि में यहाँ से माँ के दर्शन करने के लिए जाते हैं, उनकी धार्मिक भावना आहत ना हो, इसलिए शहर के सभी ऐसे व्यवसायी जो क्या कहते हैं मीट मांस से संबंधित हैं, उन्हें नवरात्रि भर के लिए प्रतिबंधित किया गया कि वह कोई भी मीट मांस ना बेचेंगे। यदि वो ऐसा करते हुए पाए गए तो उनके ऊपर चालानी कार्रवाई और विधिक प्रक्रिया जो है वो अपनाई जाएगी। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने अधिकारियों के साथ बद्रीनाथ धाम की यात्रा तैयारियों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने यात्रा से जुड़े विभागों को यात्रा से पूर्व सभी तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने जल संस्थान, ऊर्जा निगम और संचार विभाग के अधिकारियों को पानी, बिजली और संचार की व्यवस्था जल्द दुरुस्त करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने निरीक्षण के दौरान दर्शन लाइन के क्षतिग्रस्त हिस्से का निरीक्षण किया। उन्होंने पीआईयू के अधिकारियों को मानव संसाधन बढ़ाते हुए निर्माण कार्य को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। पीआईयू को नदी में एकत्रित मलबे का शीघ्र निस्तारण करने, 26 MLD सीवर टैंक पर सुरक्षा दीवार का निर्माण करने के साथ ही तीर्थ पुरोहित आवास हॉस्पिटल का निर्माण तेजी से करवाने के भी निर्देश दिए। आज जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में पूरा जिला प्रशासन और पुलिस की टीम ने संयुक्त रेकी की है बद्रीनाथ धाम की। तो जो भी नुकसान बर्फबारी से हुआ था इस सीज़न में, उसका आंकलन किया है। PWD, जल संस्थान, पर्यटन विभाग, जितने भी विभाग यहाँ काम करते हैं, सबके कॉन्ट्रैक्टर्स और लेबर मोबिलाइज हो गए हैं। काम स्टार्ट हो गया है और क्योंकि अब 1 महीने से भी कम का समय हमारे पास है, तो हमारा प्रयास है कि इसको तीव्र गति से कार्य को पूर्ण किया जाए ताकि श्रद्धालुओं को एक सुगम सुचारू यात्रा का अनुभव हो सके। और अब लगातार हम लोग यहाँ पे आते रहेंगे मॉनिटरिंग के लिए, और जो हमारे जूनियर ऑफिसर्स हैं वो यहीं तैनात हो गए हैं बद्रीनाथ धाम में, तो वो सुपरवाइज करेंगे। डेली रिपोर्ट ली जाएगी कार्यों की। चंपावत जिले के टनकपुर के पूर्णागिरि क्षेत्र में 90 दिनों तक चलने वाला उत्तर भारत का सुप्रसिद्ध मां पूर्णागिरि मेला चल रहा है और नवरात्रा भी चल रहा है। बता दें कि 15 मार्च को मां पूर्णागिरि के सुप्रसिद्ध मेले का शुभारंभ हुआ था और आज तक लगभग 5 लाख दर्शनार्थी माता रानी के दर्शन कर चुके हैं। प्रतिदिन लगभग 30 से 35 दर्शनार्थी मां के दर्शन कर रहे हैं। नवरात्रि के प्रथम दिन लगभग 80,000 लोगों ने माता रानी के दर्शन किए। मां पूर्णागिरि के दर्शनों के लिए संपूर्ण भारत से श्रद्धालु दर्शन हेतु आते हैं। माना जाता है कि जो भी श्रद्धालु मां पूर्णागिरि के दर्शन के लिए आता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। वह मां पूर्णागिरि का मंदिर 9 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। बताते हैं
बताते चले कि इस शक्तिपीठ में मां की नाभि का स्वरूप है। जो भी श्रद्धालु यहां दर्शनों के लिए आते हैं, माना जाता है कि उनकी मनोकामना पूरी होती है। देखिए, जो व्यवस्थाएं हैं हमारी, चाहे बिजली की हो, चाहे पानी की हो, चाहे सफाई की हो, और चाहे टैक्सी की हो, चाहे पार्किंग की हो, समस्त व्यवस्थाएं हमारी यहाँ पे सुचारू रूप से चल रही है। और इसमें लगातार इसका जो है मॉनिटरिंग हमारे मेला मजिस्ट्रेट के द्वारा भी जो है की जा रही है। और अब तक लगभग अनुमानित है कि 4.5 लाख से ऊपर लोग जो है अभी तक दर्शन कर चुके हैं। लाइटिंग की इस बार हमने अच्छी व्यवस्था कर रखी है। ये ऊपर मेन मंदिर से लेके और ककराली गेट तक हमारे जो है विभिन्न प्रकार की जो है हमने लाइट लगा रखी है। और उसमें जनरेटर की भी व्यवस्था की गई है। जब भी कभी लाइट जाती है तो जनरेटर जो है अपने आप ही ऑन हो जाता है। और नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पास। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स का बयान, गरीब मुसलमानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र